हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। हमारी वेक्टर्स जो चैप्टर है उसकी बेटा सीरीज चल रही है। आज उसका अगला लेक्चर है हमारा। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो वेरियस रिप्रेजेंटेशन हमने बेटा पढ़ लिया था ना, कि जो अलग अलग जो तरीके हैं ना, एक हमने पोलर फॉर्म में देखा था, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लिया था। अब और हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व करना भी देखा था कि भाई अगर जो एक्सिस के साथ एंगल थीटा वेक्टर बना रहा होगा वह तो कोस वाला फैक्टर आ जाएगा, और जो दूसरा जो उसके परपेंडिकुलर था वह साइन वाला कंपोनेंट आएगा। उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अब तक तो बेटा हमने एक्स और वाई में ही बात की थी। अब अगर मान लो कि जो वेक्टर है वो आपका एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हो, उसकी बात करेंगे। और अल्टीमेटली जो आज का जो डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में होगा। डायरेक्शन कोसाइंस, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा। डायरेक्शन कोसाइंस, देखो ऐसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है बेटा। आपको मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और बेटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे में हम मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई वेक्टर ए है या वेक्टर आर मान लो। चलो ये वेक्टर आर है बेटा, ये एंगल अल्फा, यह एंगल बीटा और ये जो एंगल है वो गामा। यानी कि अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया बेटा वह अल्फा एंगल होगा। ये 3D के अंदर है, ये जो वेक्टर है बेटा वो 3D प्लेन के अंदर बनाया हुआ है। इसी तरह से बीटा जो एंगल होगा दैट इज एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया। और सिमिलरली जो गामा है बेटा वो क्या होगा, एंगल विद जेड एक्सिस के साथ। यानी अल्फा एंगल बेटा जो किसके साथ बनाया जाएगा, अल्फा एंगल जो वेक्टर आर ने किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस के साथ बनाया। बीटा एंगल वो जो वेक्टर आर ने वाई एक्सिस के साथ बनाया। और गामा वो एंगल होगा बेटा जो किसने बनाया, जो वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ बनाया। 3D फिगर है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। अब भाई एक बात समझो जरा कि अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूं, इसका एक्स कंपोनेंट देखूं, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा। ये क्या आएगा, यह आर कोस एल्फा आ जाएगा, है ना। अगर मैं आपको लिखूं कि भाई जो एक्स कंपोनेंट आएगा वेक्टर आर का दैट विल बी इक्वल टू आर कोस एल्फा। तो बेटा कोस एल्फा को अगर मैं लिखूं तो कोस एल्फा को कैसे लिखा जा सकता है, आर एक्स अपॉन आर। कैसे लिख सकते हो बेटा, कॉस एल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर। अच्छा आप एक बात और देखो कि मान लो कि भाई ये जो वेक्टर है ये तो ओरिजिन है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट आर एक्स, वाई कोऑर्डिनेट आर वाई और जेड कोऑर्डिनेट आर जेड होगा। ये बात हम मानते हैं। तो ये जो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, है ना, ये जो लेंथ आएगी ये हम लास्ट क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा। इट विल बी इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। तो बेटा ये जो कोस एल्फा जो हमने लिखा है ना, कोस एल्फा, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। इनको ही बेटा क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि एल्फा एक्स एक्सिस के साथ था तो इसको क्या कहूँगा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। सिमिलरली अब आप एक बात देखो कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि कॉस बीटा इज इक्वल टू भाई उसका जो वाई कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय आर, और वो क्या हो जाएगा बेटा, आर वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर।
कुछ नहीं करना मुझे। अगर मुझे अल्फा वाला डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस लिखना है तो मुझे कुछ नहीं करना, एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर कॉस बीटा चाहिए तो क्या करना, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसी तरह से तो बेटा ये वाला जो कॉस बीटा आया है, ये कॉस बीटा क्या आ गया, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग आ गया। और भाई बिल्कुल आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ ही गए हो ना, कॉस गामा विल बी इक्वल टू बेटा आर जेड बाई आर, विच विल बी इक्वल टू आर जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो बेटा इसको भी आप लिख सकते हो, क्या चीज़ है ये डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस है। तो भाई कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों क्या चीज़ें, दीज थ्री आर डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाएगा बेटा इनको, दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। नोट करो जल्दी से। चलो तो बेटा अब जरा और थोड़ा सा इस पे और आगे डिस्कशन करते हैं। देखो भाई ये जो चीज़ आई है आपकी, मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो भाई, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करें, स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें अगर, तो भाई आपको उस केस में क्या मिलेगा भाई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है 1 मिल जाएगा, आर एक्स स्क्वायर अपॉन दिस आर वाई स्क्वायर प्लस दिस आर जेड स्क्वायर बाई दिस, उनको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 1। तो बेटा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी इक्वल टू 1। और बेटा यहाँ से एक और आप एक फॉर्मूला आप जानते हैं ना सभी लोग, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है। तो भाई मैं हर जगह क्या कर देता हूँ, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बेटा इसको क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये आ गया। तो भाई ज़रा देखो ये 1 2 3 और ये उधर 1 है, तो बेटा ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के 2 फेमस रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, डायरेक्टली आपको याद भी हों। ये नोट करो बेटा, अब इस पे ज़रा हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लो। चलो ठीक है बेटा, ये आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेटा करते हैं। ये जो भी हम कर रहे हैं बेटा साथ साथ आप बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करते रहे हैं ना। वेक्टर्स बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिज़िक्स को समझना, फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल रहेगी। ठीक है बेटा, चलो देखो क्वेश्चन यह है, भाई आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना। क्वेश्चन नोट करो बेटा, क्वेश्चन में लिख रखा है, सभी लोग नोट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स, which of the following set of angles with x, y and z axis possible? x, y and z possible। भाई बेसिकली हम मैं 4 सेट आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल होगा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में। इस तरह का क्वेश्चन बेटा बहुत बार आ जाता है एग्जाम में।
ये दे रखे हैं आपको कि भाई ये 4 सेट दे रखे हैं सर, इसमें से कौन सा पॉसिबल है ये आपको बताना है। देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, अगर वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का एंगल बनाएंगे, तो बेटा वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इट शुड बी इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को वो पर्टिकुलर सेट सेटिस्फाई करना चाहिए। माने कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पे रखो और इनको ऐड करो तो वो वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो जरा एक एक ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन ए को क्रॉस चेक करो बेटा, कोस 60 डिग्री इज 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, कोस 60 डिग्री 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, बेटा कोस 45 डिग्री इज 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, तो भाई ये क्या आ गया 4, 1 + 1 + 2, तो बेटा ये तो 1 आ गया, यानी कि ये तो पॉसिबल है, सेट 1 इज पॉसिबल। इसी तरह आपको चारों सेट एक बार चेक कर लेते हैं ना, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो कोस स्क्वायर 60 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर बेटा 1/4, 1/4 एंड 1/4, it is equal to 3/4 and it is not equal to 1. This is not possible. This particular set is not possible. Now let us cross check option C. तो भी cos 90 तो बेटा 0 हो गया, प्लस 45 इज और उसका स्क्वायर भी 1/2, अगेन 1/2 इज 1, तो ये सेट फिर से पॉसिबल है, तो सेट C इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप देखो बेटा कुछ नहीं करना, आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। cos 45 का स्क्वायर तो बेटा 1/2 हो गया, दिस इज 1/2 एंड अगेन 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस पर्टिकुलर सेट इज नॉट पॉसिबल। तो किस तरीके से आपको ये चेक करना है कि कौन सा जो पर्टिकुलर सेट है पॉसिबल है, तो आपको जो ये डायरेक्शन कोसाइन का जो एक रिजल्ट हमने डिराइव किया था कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, आपको वह रिजल्ट चेक करना है। जो सेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो जो पर्टिकुलर सेट्स हैं वही पॉसिबल होंगे, बाकी सेट पॉसिबल नहीं होंगे। नोट कर लो बेटा जल्दी से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं ना। सो लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स with x, y and z एक्सिस कह रहा है कोई एक वेक्टर ए है वो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का बेटा क्या करता है, वह इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, अब आपसे जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वह क्वेश्चन कह रहा है देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ its components in terms of magnitude of A। जैसा मैंने पहले बताया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कि भाई अगर मैं वेक्टर A लिखता हूं बेटा, तो वेक्टर A को अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कौन बताएगा, वह वेक्टर A बताएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको इसका आंसर करना है। देखो भाई जरा ध्यान से, भाई वो अगर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाता है बेटा, तो इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा सब बराबर हैं और मान लो वे थीटा के बराबर है। वो किसके बराबर है, वे थीटा के बराबर हैं। तो भी क्या होना चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है बेटा वो जो फॉर्मूला जो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज 1। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा सब थीटा के इक्वल हैं, तो बेटा यहाँ से इक्वेशन आई कोस स्क्वायर थीटा, भाई ये 1 आया, और बेटा यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आई 1/√3। अब क्योंकि आप तीनों बराबर एंगल ही बना रहा है बेटा, तो चाहे आप x कंपोनेंट देख लो, चाहे y कंपोनेंट और z कंपोनेंट सब बराबर ही हैं। और ये आपने देखा था, लिखा था कि मान लो अगर आपको x कंपोनेंट लिखना था बेटा, तो वो आया था a cos थीटा
तो ए उसका मैग्नीट्यूड था और बेटा cos थीटा की वैल्यू 1/√3 है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज a/√3। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने बड़े आसानी से ये जो एक इक्वेशन थी इसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है बेटा। जल्दी से करो बेटा, इसको नोट करो जल्दी से। और क्वेश्चन देखो बेटा, देखो कहता है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप ऐसे है, फाइंड you have to find its direction cosines, you have to find its direction cosines। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन तो 3 है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन, एक वाई के अलोंग और एक जेड के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन था बेटा वो तो कोस अल्फा होता है। वो क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है वो तो 3 है और इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बेटा क्यों बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? 9 + 16 25 और बेटा ये तो 13 आ गया। कितना आ गया बेटा ये? 144 + 25 √169 विच विल बी इक्वल टू 13। तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन आया वह 3/13 आया। इसी तरह से आप कॉस बीटा निकाल दो भाई। कॉस बीटा क्या होगा, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पूरे का मैग्नीट्यूड 13 और भाई जेड एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन 12 डिवाइडेड बाय 13, जेड का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पूरे का मैग्नीट्यूड, तो 12/13 आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और देखो देखो बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। You have to find angle made by vector I cap plus vector j cap with x axis and y axis। ये जो वेक्टर आपको दे रखा है ये आपको बताना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कितना एंगल बनाता है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं बड़े आराम से कि भाई एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल अल्फा है, एक्स एक्सिस के साथ बेटा एंगल कितना है, कोस अल्फा, अल्फा मान ले। तो कोस अल्फा बेटा क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1/√2। तो भाई कोस की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, वो 45 डिग्री पे होती है। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब भाई ये जो वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बन रहा है। और बेटा इसी तरह से आप कॉस बीटा लिखो। कॉस बीटा भी क्या आएगा भाई, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है और इसका मैग्नीट्यूड अभी निकाला √2 है। तो बेटा यहाँ से फिर से समझ में आ गया कि बीटा 45 डिग्री है। तो यानी कि दिस इज द एंगल मेड विद द वाई एक्सिस। ठीक है बेटा। तो आप यहाँ से देखो एक बढ़िया सी चीज़ और समझा देता हूँ आपको, ये आने वाली क्लासेस में ज़रूरत पड़ सकती है। भाई ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस। तो बेटा इस तरफ तो मैंने क्या कहा था, इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, इस तरफ क्या है जे कैप है, इस तरफ माइनस जे कैप है और इस तरफ माइनस आई कैप है। अब समझो जरा, ये जो वेक्टर था वह आई कैप प्लस जे कैप जो है वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बराबर एंगल बना रहे हैं। मतलब कि इस तरफ ऐसे बेटा ये 45 डिग्री, या आप बेटा इसको ऐसे लिखना चाहो कि भाई ये डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ और ये डायरेक्शन साउथ, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो भाई ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट आ गई।
तो नॉर्थ ईस्ट के अलोंग, एक बात तो समझो कि इस तरफ जो ये वेक्टर आया वो आई कैप प्लस जे कैप आया। क्या आया बेटा? आई कैप, आप समझो आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर आप आई कैप प्लस जे कैप लिखते हो इसका मतलब ये इक्वली इंक्लाइंड रहेगा दोनों के साथ। लेकिन जब आपको डायरेक्शन लिखनी होती है बेटा, तो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन उसका कैप वेक्टर बताएगा, ए कैप बताएगा। तो बेटा अगर आपको इस तरफ डायरेक्शन लिखनी हो, ये वेक्टर की डायरेक्शन, तो कुछ नहीं, उसी वेक्टर को आई कैप प्लस जे कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सो आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 इज ए डायरेक्शन अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट। वो डायरेक्शन किसके अलॉन्ग हो जाएगी बेटा? वो नॉर्थ ईस्ट के अलॉन्ग हो जाएगी। इसी तरीके से सोचो कि आपको ये डायरेक्शन बतानी हो, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा नॉर्थ ईस्ट के अलॉन्ग जो डायरेक्शन बताएंगे हमें, वो वेक्टर क्या होगा? वह वेक्टर आपका हो जाएगा बेटा आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, ये होगा। अच्छा, ये वाली जो डायरेक्शन है बेटा ये कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ वेस्ट। और बेटा ये जो भी डायरेक्शन है ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल में डिफाइंड है। नॉर्थ वेस्ट जो ये डायरेक्शन है बेटा ये भी 45 डिग्री बनाएगा ना, तो ये तो जे कैप है, ये माइनस आई कैप है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये कैसे आएगा बेटा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो जब भी नॉर्थ वेस्ट के अलॉन्ग कोई डायरेक्शन बतानी हो तो ऐसे बता सकते हैं बेटा, जो हम डिस्प्लेसमेंट और इस टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे आने वाली क्लासेज में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और बेटा ये जो साउथ वेस्ट वाली जो डायरेक्शन आएगी, आई भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो कैसे लिखूंगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय √2। और भाई ये डायरेक्शन यहीं की ही लिख देता हूं, इस तरफ जो आएगी ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये डायरेक्शन इधर आएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो बातें हमने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर तो बहुत काम आएगा ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालने में। नोट करो इसको, फिर और क्वेश्चंस में करता हूँ। करो बेटा करो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, और देखो 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 भाई, देखो जल्दी से। और ज़रा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक क्वेश्चन बेटा ऐसे है, कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड at an angle 60 degree with the vertical, 60 degree with the vertical, ऐसा दे रखा है। you have to find its horizontal, to find its horizontal and वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स बताने भाई इसके। आसान सा सवाल है बेटा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसमें। देखो ये एक्स एक्सिस बेटा, ये वाई एक्सिस बेटा। कह रहा है कि 4 न्यूटन का फोर्स है, ये लो भाई 4 न्यूटन का फोर्स है, और कह रहा है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे। लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करो बेटा, तो ये तो बेटा क्या आएगा? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में बेटा। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ तो देखो थीटा एंगल बन रहा है, तो कॉस वाला फैक्टर इसी के साथ आएगा, 4 cos ऑफ 60 डिग्री। सो 4 cos 60 डिग्री इज 1/2 बेटा, तो इट इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इस फोर्स का जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो बेटा 2 न्यूटन आएगा, और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो बेटा क्या आएगा? वो साइन वाला कंपोनेंट आ जाएगा, 4 sin ऑफ 60 डिग्री, तो विच इज़ इक्वल टू 4 √3/2।
तो बेटा ये कितना आ गया, ये 2√3 न्यूटन आ गया। ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो बहुत आसान है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें आती हैं तो आप बड़े आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, क्वेश्चंस को होल्ड कर सकते हैं ना। करो नोट जल्दी से। ये देखो एक और बेटा इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, विच इज़ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। और देखो ऐसा मानो भी कि ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, या किसी के साथ भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, विद हॉरिजॉन्टल, if its horizontal component is 40 Newton, you have to find its vertical component। आपसे वर्टिकल कंपोनेंट भी पूछ सकता है, फोर्स भी पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ ले, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा ना। देखो जरा ध्यान से, कह रहे फोर्स इंक्लाइंड है, ये एक्स एक्सिस हो गया भाई, ये वाई एक्सिस हो गया। कह रहा है जो फोर्स है 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये मान लो कोई फोर्स एफ है बेटा, ये 37 डिग्री है। कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 40 न्यूटन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, 40 न्यूटन है। तो वो 40 न्यूटन तो ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ एच। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि एफ एच इज इक्वल टू 40, तो एफ एच इज इक्वल टू 40 दे रखा है, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, ये एफ कॉस 37 डिग्री आएगा, विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो एफ इंटू कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री इज 4/5 इज इक्वल टू 40। तो बेटा यहाँ से f की वैल्यू जो है, f की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, f की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई है। आपसे जो पूछा गया है वह वर्टिकल कंपोनेंट पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो भाई वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या आएगा बेटा, वो ये कंपोनेंट पूछा गया है, इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू f साइन ऑफ 37 डिग्री। f की वैल्यू 50 है और जो साइन 37 डिग्री है उसकी वैल्यू बेटा होगी 3/5, तो यू विल गेट 30 न्यूटन। ये हो गया। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही हम लोग करते हैं काम। अगली क्लास जो होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन, है ना। वेक्टर एडिशन किस तरह से आप करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उसका स्टार्ट करेंगे कल से हम। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, बाय।